नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार गुप्ता, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आप सभी साथियों का वेलकम करता है अनअकैडमी यूपीपीएससी चैनल पर। आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पे जा करके फॉलो कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोग मुझे यहाँ से मैसेज भी कर सकते हैं। प्लस पर सब्सक्राइब करने के लिए वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, आपको 10% की छूट मिलेगी। हमने कुछ पिछली वीडियो में हम कवर कर रहे थे गवर्नर जनरल और वायसराय। उसी की कड़ी की उसी सीरीज की अगली कड़ी है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण गवर्नर जो कि जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी के नाम से। उसके बारे में हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप इसमें यहाँ से कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पर एक विशेष ऑफर चल रहा है। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल रहा है। ये विशेष ऑफर अभी चल रहा है। आप वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, आपको 10% की तो छूट मिलेगी। उसके साथ साथ आप रिडीम के माध्यम से भी अपने कॉइन का यूज कर सकते हैं और उससे भी 10% की छूट ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप 24 महीने का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके लिए एक विशेष स्कॉलरशिप टेस्ट चलता है। फतेह इस पीपीएससी ये संडे को टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है 11 बजे एवरी संडे को। अगर आप यहाँ पे अपनी रैंक 1 से लेकर 4 तक पाते हैं तो आपको यहाँ पे एक विशेष स्कॉलरशिप भी मिलती है। उसके साथ साथ आप स्पेशल क्लास में आपके यूपी के टॉप एजुकेटर के माध्यम से मंडे टू फ्राइडे एक टेस्ट का आयोजन किया जाता है। आप इस टेस्ट में भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं पूरी तरीके से। आपको यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका मिलता है, पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाता है, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है, लाइव टेस्ट सीरीज भी मिलती है आपको और स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन चलते हैं। मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए तो हम आपके लिए उपलब्ध ही हैं। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ यहीं से जुड़ करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आरओ को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए एक विशेष टेस्ट सीरीज बनाई गई है जो कि 19 जून से यानी कि कल से प्रारंभ हो रही है। तो अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं तो ये आपके लिए पूरी तरीके से क्या होगी, फ्री होगी। पूरी तरीके से क्या है, ये आपके लिए फ्री है। चलिए हम बात करते हैं, बाकी चीज़ों पे हम बात करते रहेंगे। हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के टॉपिक से, एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि एक गवर्नर के अंतर्गत आता है। और ये गवर्नर जनरल कौन होगा, ये भारत का गवर्नर जनरल होगा। क्या होगा, भारत का गवर्नर जनरल। इससे हर दूसरे तीसरे एग्जाम में इससे एक आध दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। नाम है उसका लॉर्ड डलहौजी, जो कि भारत का गवर्नर रहा है, लॉर्ड डलहौजी। ये 1848 में भारत का गवर्नर बनेगा और 56 तक का क्या रहेगा, इसका टाइम पीरियड रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके द्वारा कार्य भी किए गए कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा एक सिद्धांत लाया गया था, कह सकते हैं एक थ्योरी लेके आई गई थी, जो कि 1857 की कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक कारण भी बन करके बाहर निकल गई। लॉर्ड डलहौजी का अगर टाइम पीरियड याद किया जाए तो इसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। इसके समय में क्या हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत जोर शोर से विस्तार हुआ था। तो पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि इसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। क्या हुआ, अत्यधिक विस्तार हुआ। अब देखेंगे कि क्यों, कहाँ से कैसा विस्तार हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ है वो 1848-49 में हुआ। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल
सिख युद्ध जो है वो इसी के शासनकाल में लड़ा जाएगा। द्वितीय आंग्ल जो सिख युद्ध है वो किसके शासनकाल में लड़ा जाएगा? ये इसी के शासनकाल में क्या है, ये लड़ा जाएगा। और द्वितीय आंग्ल सिख का जो रिजल्ट निकल के आएगा कि 1849 में पंजाब का क्या कर लिया जाएगा? ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया जाएगा। 1849 में पंजाब का ब्रिटिश राज्य में विलय क्या होगा? ब्रिटिश राज्य में विलय क्या होगा? ये डलहौजी की प्रथम सफलता थी। क्या रही है? इसको अगर हम देखते हैं तो ये डलहौजी की प्रथम सफलता थी। क्या थी कि 1849 ईस्वी में क्या किया गया? इसका पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में क्या किया गया? इसका विलय किया गया। ये महत्वपूर्ण सफलताओं में से निकल के आती है। इसका 1849 में क्या कर लिया जाएगा? पंजाब राज्य में इसका क्या कर लिया जाएगा? इसका विलय कर लिया जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है कि इसके समय में क्या हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत ही क्या हुआ था? विस्तार हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य का क्या हुआ था? इसमें विलय हुआ था। चलिए आगे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ जब लॉर्ड डलहौजी ने इस युद्ध को जीता, पंजाब में विलय किया, तो इस युद्ध के विषय में उसने कहा, ठीक है, इस युद्ध के विषय में डलहौजी ने कहा था कि सिखों ने युद्ध मांगा था, सिखों ने युद्ध मांगा था। यह युद्ध क्या है? प्रतिशोध सहित, मतलब बदला के स्वरूप में लड़ा गया, प्रतिशोध सहित लड़ा जाएगा। ठीक है, ये डलहौजी का जो आंग्ल सिख युद्ध रहा है उसके विषय में ये क्या था? उसका ये कमेंट हुआ करता था, डलहौजी ने जो इसके बारे में बात की। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। इसके समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध या म्यांमार युद्ध भी लड़ा गया। ठीक है, म्यांमार में क्या है? युद्ध लड़ा गया। तो अगला पॉइंट लिख सकते हैं, इसके समय में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 लड़ा गया। क्या लड़ा गया? 1852 में क्या हुआ है? लड़ा गया। ठीक है, जिसमें क्या किया? जिसमें डलहौजी ने, या कह सकते हैं जिसमें अंग्रेजों ने बर्मियों को पराजित किया, जिसमें अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? बर्मियों को पराजित किया, जिसमें अंग्रेजों ने बर्मियों को पराजित किया। मतलब जो बर्मा है, अच्छा बर्मा मतलब क्या होगा? बर्मा का मतलब बेटा म्यांमार है। बर्मा जो है यहाँ पे वो क्या है? तो बेटा म्यांमार को बर्मा के भी नाम से क्या है? जाना जाता है। म्यांमार को क्या है? के नाम से जाना जाता है। तो बर्मियों को क्या किया? इन्होंने पराजित किया। और डलहौजी ने 1852 में, डलहौजी ने 1852 में लोअर बर्मा और पेंगू पर अधिकार कर लिया। लोअर बर्मा और पेंगू या पेंगू पर क्या है? पेंगू एक वहाँ का स्थान हुआ करता था, पेंगू पर अधिकार कर लिया। बच्चा इस समय सोच रहा होगा कि सर आपने तो अभी पॉइंट तो बताया नहीं, इनका जो व्यक्तिगत नीति है हड़प की, तो इन सब बिंदुओं पर पहले चर्चा कर लेते हैं। वो तो बड़ा फेमस ही है, इसका व्यक्तिगत सिद्धांत जो है, या कह सकते हैं इसका जो राज्य हड़प की नीति है वो बड़ा फेमस है। ठीक है, इसने क्या कर लिया? इसमें कब्जा बेंगू पर, और इसके साथ साथ क्या है? लोअर बर्मा पर क्या है? इसने क्या कर लिया? अधिकार। लोअर बर्मा और पेंगू पर क्या कर लिया? इसने अधिकार कर लिया। आगे अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। उसके साथ साथ इसका जो साम्राज्य याद किया जाता है, ये सिक्किम पर विजय के लिए भी इसको साम्राज्य को क्या है? जाना जाता है। ठीक है, तो डलहौजी ने
1850 ईस्वी में सिक्किम राज्य के कुछ दूरदर्शी प्रदेश, जैसे कि इसमें दूरदर्शी प्रदेश में कौन आएगा, दार्जिलिंग आएगा, दूरदर्शी प्रदेश जिसमें दार्जिलिंग आदि सम्मिलित थे, उसको क्या कर लिया गया, उसको भारत में मिला लिया गया। सम्मिलित थे, ठीक है, भारत में मिला लिया, या कह सकते हैं भारत में विलय किया, मिला लिया, भारत में मिला लिया, या कह सकते हैं उनका क्या किया, भारत में विलय कर लिया, या ब्रिटिश भारत में कह सकते हैं, ब्रिटिश भारत इसको कहिए तो ज़्यादा ये सुंदर सेंटेंस बन जाए। ब्रिटिश भारत में उसको मिला लिया, या कह सकते हैं उसको ब्रिटिश भारत में क्या कर लिया गया, विलय कर लिया। डलहौजी का टाइम पीरियड इन सब चीज़ों के लिए कम, जो जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है, डलहौजी अपने व्यक्तिगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या रहा है, चर्चा में रहा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, डलहौजी अपने व्यक्तिगत सिद्धांत अथवा हड़प नीति के लिए अधिक चर्चित रहा, अधिक चर्चित रहा, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं जो डलहौजी का शासन काल है, किसका, डलहौजी का जो शासन काल है, उसके व्यक्तिगत सिद्धांत, या इसी को किस नाम से जाना जाता है, इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। तो डलहौजी का जो कार्यकाल रहा है वो अपने व्यक्तिगत सिद्धांत, या कह सकते हैं राज्य हड़प नीति के कार्य क्या है, अधिक याद किया जाता है, या अधिक चर्चा में रहा है, अधिक चर्चा में रहा है, ठीक है। इसने क्या किया, उस समय को जो भारत के रजवाड़े हुआ करते थे उसको 3 पार्टों में बांटा। भारत के रजवाड़ों को विलय करने के लिए, या उनको छूट देने के लिए, या उन पे अपनी नीतियों को अपनाने के लिए उसको 3 भागों में बांटता है। उन्हीं पे हमें क्या करना है, चर्चा करना है। आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और हाँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल के नाम से फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ आपको कंप्लीट हिस्ट्री का कोर्स पढ़ाता हूँ। विशेष प्री आने वाले कोर्स मेंस के लिए भी लगे हुए हैं, और आर इन सभी के लिए मैं अपने पूरे गाइडेंस के साथ में हिस्ट्री के लगभग 80 से 90% क्वेश्चंस जो मेरे क्लासरूम से आएंगे कवर कराता हूँ। चलिए, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसने तत्कालीन भारतीय रजवाड़ों को, इसने तत्कालीन भारतीय रजवाड़ों को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। 3 भागों में क्या किया इसने, तत्कालीन रजवाड़ों को क्या कर दिया इसने, 3 भागों में क्या किया है, बांटा है। देखते हैं वो 3 कौन कौन से भाग रहे हैं, किन किन भागों में क्या है इसने बांटा है। उन सारे बिंदुओं पे क्या करते हैं, हम चर्चा करते हैं कि भैया कौन 3 भाग। नंबर 1 पे था, वे रजवाड़े जो किसी भी प्रकार का किसी को कर नहीं देते थे, या कह सकते हैं किसी भी के नियंत्रण में नहीं थे, ठीक है। वे रजवाड़े जो किसी के नियंत्रण में नहीं थे, किसी के नियंत्रण में नहीं थे, और ना ही क्या है, ना ही किसी को क्या देते थे, कर देते थे, ठीक है। अब जब किसी के नियंत्रण में नहीं होंगे तो किसी को कर भी नहीं देंगे, ना ही किसी का फैसला मानेंगे, ना ही क्या है, जब किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं शामिल है तो ना ही किसी को के नियंत्रण में रहेंगे, ना ही किसी को किसी प्रकार का कर देंगे। तो क्या है, ना ही किसी को क्या देते थे, कर देते थे। वे बिना किसी हस्तक्षेप के, वे बिना अंग्रेजी हस्तक्षेप के
क्या है, संतान गोद ले सकते थे या कह सकते हैं गोद ले सकते थे। अगर उनकी कोई वारिस नहीं, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो क्या कर सकते थे, वो आराम से गोद ले सकते थे, किसी को भी गोदनामा लेकर के किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते थे। तो ये पहला पॉइंट था कि जो रजवाड़े किसी के नियंत्रण में नहीं थे, वो क्या कर सकते थे, वो अपने अकॉर्डिंग सारे काम को अंजाम कर सकते। दूसरी चीज, वे रजवाड़े, दूसरा रजवाड़ा कौन था, किस प्रकार के थे, वे रजवाड़े जो मुगल सम्राट अथवा पेशवा के नियंत्रण में थे। किसके, पेशवा के नियंत्रण में थे। किसके नियंत्रण में थे, पेशवा के नियंत्रण में थे। परंतु क्या है, परंतु डलहौजी के समय क्या हुआ, वह अंग्रेजों का अधीन हो गया। परंतु डलहौजी के समय वे अंग्रेजों के अधीन हो गए। डलहौजी के समय क्या हो गया, वह अंग्रेजों के क्या हो गए, अधीन हो गए, या कह सकते हैं अंग्रेजों के अधीन थे, या अंग्रेजों के क्या कह सकते हैं, अधीन थे। तो उन्हें गोद लेने के लिए क्या करने सकती थी, उन्हें गोद लेने के लिए अब अंग्रेजों से क्या लेनी होती थी, अनुमति लेनी होती थी। तो उन्हें गोद लेने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेना आवश्यक था। अनुमति लेना क्या था, उनको आवश्यक हुआ करता था। तो पहला कौन था, पहला कौन था कि वे जो गोद लेते समय किसी की नहीं सुनना चाहते थे, वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हुआ करते थे, ठीक है। और जो किसी के नियंत्रण में नहीं रहते थे, ना ही किसी को, जब नियंत्रण में नहीं है तो किसी को क्या, ऐसे किसी को कर भी नहीं देंगे, वो पूरी तरह से स्वतंत्र थे कि आप किसी से गोद ले सकते हैं, अपनी अपनी पॉलिसी अपना सकते हैं। दूसरी रजवाड़े जो थे, जो पेशवा और उसके अधीन थे मुगल सम्राट की, जो आगे चल करके, क्योंकि आगे चल करके मुगल सम्राट और पेशवा कहीं ना कहीं अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए थे। अब जब पेशवा ही और मुगल सम्राट ही जब नियंत्रण में आ जाएंगे, तो फिर जो रजवाड़े रहेंगे, जो कृपा पात्र बने थे, तो अब उनका कोई वजूद नहीं रह जाएगा, तो क्या है, वो अंग्रेजों के दायरे में ही रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, तो वे भारतीय रियासतें जो अंग्रेजों की बदौलत ही जीवित थी, अंग्रेजों की बदौलत ही क्या थी, जीवित थी, इन्हें गोद लेने का कोई अधिकार नहीं था। इन्हें गोद लेने का कोई अधिकार नहीं था। यानी अब अगर उसमें कोई वारिस नहीं है, अब कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है, तो अब वो क्या हो जाएगा, उस पर क्या है, उस पर किसी का हक नहीं रहेगा, वो सीधे अंग्रेजी या ब्रिटिश सरकार की क्या हो जाएगा, अधीन हो जाएगा, ठीक है, उसका अधिकार ही नहीं। तो ये इनकी पॉलिसी हुआ करती थी, जो डलहौजी के द्वारा क्या है अपनाई गई, जो डलहौजी के द्वारा क्या है अपनाई गई, जिसको व्यक्तिगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन चीजें थी जो उसने तत्कालीन भारतीय रजवाड़ों के सामने क्या है, तीन भागों में बांटा, और इसको क्या है, उसको उसने पालन करवाया। देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं जो अधीन बनाए गए, जो एक एक करके क्या है, एक एक करके हड़पे गए। तो सतारा, सतारा को सबसे पहले 1848 में क्या किया गया, सतारा का बेटा विलय किया गया, सतारा का क्या विलय किया गया, विलय किया गया। यहाँ का जो राजा था, तो यहाँ का राजा अप्पा साहिब था, यहाँ का राजा कौन था, अप्पा साहिब था, ठीक है। इसका क्या किया गया, इसका अंग्रेजी सरकार में क्या किया गया, 1800। क्वेश्चन पूछा गया है और सीक्वेंस भी पूछा जाता है कभी कभी पेपर में ना, हम अभी हड़प ने जितने राज्य हड़पे गए इनका बताएंगे, और इनका क्रम पूछा जाता है कि किसको कब हड़पा गया, इसके बाद किसको हड़पा गया, या 4-5 आपको दे देंगे स्टेट और उसको बताएंगे, इनको क्रम से लगाइए, इनका सीक्वेंस क्या रहेगा। तो सबसे पहले जो हड़पा गया है वो क्या है, सतारा को हड़पा गया, ठीक है। सतारा कहाँ है बेटा, ये एमपी में।
उड़ीसा। ठीक है, चलिए जैतपुर, जैतपुर एमपी में, जैतपुर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ पर है? एमपी में है। इसका 1849 में विलय किया गया। जैतपुर का क्या विलय किया गया? कब? 1849 में क्या है? विलय किया गया। ये मध्य प्रदेश में क्या है? स्थित। मध्य प्रदेश में क्या है? ये स्थित है। एमपी में क्या है? ये स्थित। तो पहले सतारा हड़पा गया, फिर जैतपुर हड़पा गया, उसके साथ साथ संभलपुर, ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। संभलपुर का क्या विलय किया गया? इसका भी 1849 में क्या किया गया? इसका विलय किया गया। पहले सतारा, जैतपुर, संभलपुर, ध्यान दीजिएगा, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है, आप लोग इसको ध्यान देते रहिएगा। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, और संभलपुर के जो शासक हुआ करते थे, संभलपुर का जो शासक हुआ करता था, ठीक है, संभलपुर का शासक जो था वो था नारायण सिंह। कौन थे? वो थे नारायण सिंह जी थे। ये संभलपुर के क्या है? तो ऐसे याद करना, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, इन तीनों राज्यों को क्या है? क्रम है, क्वेश्चन पूछा गया। उसके साथ साथ बघाट, बघाट को हड़पा गया। बघाट जो है वो कहाँ है? उल्टा पंजाब में। बघाट कहाँ पर है? पंजाब में है। और पंजाब में इसको कब हड़पा गया? इसका 1850 में हड़पा गया। पंजाब में क्या इसका हड़पा गया? बघाट जो है ये पंजाब में स्थित है। इसको 1849 में क्या है? 1850 में हड़पा गया। चार राज्य हैं, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट। सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट। दो चार बार ऐसे ही सीक्वेंस में रटेंगे, आपको क्या हो जाएगा? आपको एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि, लेकिन सीक्वेंस इनका ध्यान रखिएगा। सीक्वेंस इनका क्या है भैया? ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस ही क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस ही आपके लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, बहुत बार क्वेश्चन से पूछे गए, तो लगातार इन सब पे क्या है? ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, ये सतारा, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। सतारा पे आप उड़ीसा नहीं है, संभलपुर क्या उड़ीसा में? सतारा हिमाचल प्रदेश में बेटा। ठीक है, सतारा हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो कौन कौन हो गया? सतारा हो गया, बघाट हो गया, सतारा हो गया, जैतपुर हो गया, संभलपुर हो गया, और क्या हो गया? बघाट हो गया। अब अगला आपका आ जाएगा उदयपुर। ठीक है, उदयपुर, ये एमपी में है। उदयपुर कहाँ पर है? ये एमपी में है। इसको 1850 में क्या किया गया? इसका विलय किया गया, या इस पर क्या किया गया? इसको हड़पा गया। एमपी में क्या है? उदयपुर है। इसको 1850 में क्या किया गया था? इसको हड़पा गया, या कह सकते हैं उदा किया गया। ठीक है, झांसी, झांसी तो आप जानते हैं कहाँ पर? झांसी अभी आधुनिक देखा जाए तो यह उत्तर प्रदेश में झांसी। ठीक है, तो इसको कब हड़पा गया? इसको 1853 में हड़पा गया। यहाँ का जो शासक था, यहाँ का जो शासक था वो गंगाधर राव था। और आप लोगों ने बहुत सारे एपिसोड देखे होंगे इनके बारे में। महारानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो इन्हीं की रानी, गंगाधर राव की रानी हुआ करती थी, उनकी अर्धांगिनी हुआ करती थी। इसका 1853 में क्या किया गया? इसका विलय किया। 1853 में क्या? झांसी का विलय किया। उसके बाद नागपुर का विलय किया गया। नागपुर का 1854 में क्या किया गया? इसका विलय किया गया। यहाँ का जो शासक था, यहाँ का शासक कौन था? रघुजी तृतीय था। ठीक है, इसका 1854 में क्या है? विलय किया गया। नागपुर तो आप जानते होंगे कहाँ स्थित है भैया? महाराष्ट्र में स्थित। नागपुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नागपुर का क्या किया गया? इसके बाद विलय किया गया। अवध, अवध का विलय किया गया। अवध भैया सबसे अंतिम में अवध का विलय किया गया था 1856 में। ठीक है, जो अवध का विलय किया गया था वो भैया आउटर, ठीक है, आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। अवध का विलय, एक क्वेश्चन पूछा गया है, किस रिपोर्ट के आधार पर किया गया? अवध का विलय आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर,
कुशासन का आरोप लगाकर क्या है, कुशासन का आरोप लगाकर इसका विलय किया गया था। कुशासन का आरोप लगाकर कर लिया गया था। इस समय अवध का जो नवाब हुआ करता था, अवध का नवाब वो वाजिद अली शाह। अवध का नवाब कौन था भाई साहब, वाजिद अली शाह अवध का नवाब। सबसे लास्ट में विलय किया गया अवध का जो शासक था नवाब क्या है, वाजिद अली शाह था। इन्हीं की ही बेगम हुआ करती थी जिनको हजरत महल के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1857 की क्रांति का लखनऊ में क्या किया था, लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया था। इसमें इन्होंने अपने नाबालिग बेटे को अपना उत्तराधिकारी लखनऊ का या कह सकते हैं अवध का नवाब घोषित करके 1857 की क्रांति में क्या किया था, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो अवध के नवाब के ऊपर आप लोगों ने बहुत सारी स्टोरियाँ सुनी होंगी, ठीक है, कि ये शासन प्रशासन में कोई ध्यान नहीं देते थे, दिन भर चेस खेलते रहते थे, बहुत ही आलसी टाइप के शासक हुआ करते थे, साम्राज्य पर ध्यान नहीं देते थे। ऐसा हमने बहुत सारा सुना होगा, ऐसा हमने बहुत सारा इनके बारे में सुना होगा। तो इनका क्या किया गया था, विलय किया गया था। इनका क्या किया गया था, इनका सबसे अवध का विलय करना अंग्रेजों की सबसे बड़ी विरोध थी, क्योंकि यहाँ पे लगभग करीब 2 लाख के आसपास में सेना हुआ करती थी जो पूरी तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई। अंग्रेजों तो ये सबसे बड़ी विलय थी, सबसे बड़ी भूल भी कह सकते हैं कि अंग्रेजों की सबसे बड़ी भूल हुआ करती थी, ऐसा इतिहासकार बताते हैं, ऐसा इतिहास में कहा जाता है। ठीक है, वाजिद अली शाह को 12 लाख रुपए वार्षिक के हिसाब से पेंशन दे करके इनको कलकत्ता भेज दिया गया था। तभी इनकी रानी ने क्या है, यहाँ पे इनकी रानी ने यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया। आगे चलते हैं, इसके शासन में काल में कुछ कार्य भी किए गए थे, उस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, डलहौजी ने गवर्नर जनरल जो हुआ करता था उसके उसके ऊपर बोझ ज़्यादा हो गया था, तो उसके बोझ को कम करने के लिए डलहौजी ने गवर्नर जनरल पर कार के बोझ को कम करने के उद्देश्य से बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की। लेफ्टिनेंट गवर्नर की क्या नियुक्ति की व्यवस्था, क्या है व्यवस्था की। ये डलहौजी थोड़ा सा भार को कम करने के लिए इसने क्या है कदम उठाया, ये क्या इसने कदम उठाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसके समय में कोलकाता में स्थित जो तोपखाना था उसको शिफ्ट किया गया। स्थित तोपखाने का कार्यालय कहाँ शिफ्ट किया गया, मेरठ में, तथा जो सेना का मुख्यालय था मेरठ में, तथा सेना का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया, सेना का मुख्यालय शिमला में क्या किया गया, स्थापित किया गया। शिमला जिनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, शिमला में स्थापित किया गया। ठीक है, सेना का मुख्यालय वही मेरठ जहाँ से 1857 की क्रांति की क्या है आग भड़की थी। तो यहाँ में सेना का क्या है, तोपखाने का जो था वो कार्यालय, को तोपखाने का कार्यालय मेरठ में शिफ्ट किया गया। उसके साथ साथ हमने देखा कि इन्होंने क्या किया, अपना जो सेना का मुख्यालय था उस शिमला जो कि ग्रीष्मकालीन ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकाल की राजधानी बनाई गई थी। तो इसी में लिख सकते हैं, इसी के समय शिमला को भारत की क्या बनाया गया था, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। ठीक है, ग्रीष्मकालीन क्या है, इसको ग्रीष्मकालीन इसकी राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और ज़रा इसके द्वारा कुछ किए गए कार्य थे उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, 1853 ईस्वी में टॉमसन की व्यवस्था
थॉमसन की व्यवस्था के अनुसार जो था कि समस्त उत्तर पश्चिम प्रांत जो थे, जिसको हम आधुनिक उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, आधुनिक यूपी या उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, उसके साथ साथ लोअर बंगाल और पंजाब में, ठीक है, पंजाब में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, पंजाब में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्या किया गया था, भारतीय भाषाओं में शिक्षा का क्या है, शिक्षा का प्रस्ताव स्वीकार किया गया, शिक्षा का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। मतलब 1853 में थॉमसन की व्यवस्था की गई कि जो भारतीय उत्तर पश्चिम प्रांत यानी कि जो आधुनिक यूपी है, लोअर बंगाल है, पंजाब में है, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भारतीय भाषाओं में क्या है, भारतीय भाषाओं में शिक्षा को क्या किया गया, शिक्षा के प्रस्ताव को क्या किया गया, मतलब लोकल लैंग्वेज का क्या गया इसमें प्रमोट किया गया, इसके प्रस्ताव को क्या किया गया था, स्वीकार किया गया। अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। 1854 ईस्वी का जो चार्ल्स का डिस्पैच आया है, चार्ल्स का डिस्पैच, ठीक है, जो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है, किससे संबंधित है, जो विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, ये इसी के समय पारित हुआ, इसी या कह सकते हैं डलहौजी के समय ही क्या हुआ है, डलहौजी के समय ही पारित हुआ है, डलहौजी के समय क्या हुआ है, पारित हुआ है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिस पे आपको वीडियो बनवानी हो तो आप इस पे अपने टॉपिक कवर कर सकते हैं, हम आपके सारे पॉइंट को क्या है क्लियर कर सकते हैं, क्लियर करेंगे, बिल्कुल क्लियर करेंगे। डलहौजी के शासनकाल, ठीक है, डलहौजी के ही काल में बहुत बड़ी जो कह सकते हैं बहुत बड़ी चीज़ जो आई थी, डलहौजी के काल में भारत में क्या हुआ था, 1853 याद आते ही दिमाग में क्या हो जाता है, बच्चों के दिमाग में क्या किया जाता है, रेलवे लाइन आ जाती है। तो डलहौजी के काल में ही भारत में 1853 ईस्वी में क्या है, प्रथम रेलवे लाइन, किसका, प्रथम रेलवे लाइन कहाँ से, बम्बई से ठाणे के बीच क्या है, बिछाई गई, बम्बई से ठाणे के बीच में क्या जाती है, ये बिछाई गई, बम्बई से ठाणे के बीच में क्या है, बिछाई गई। दूसरी जो रेलवे लाइन है, दूसरी रेलवे लाइन वो कहाँ से बिछाई गई, बीच में बिछाई गई, तो दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कोलकाता से, ठीक है, कोलकाता से रानीगंज के बीच में बिछाई गई, कहाँ से कहाँ तक, कोलकाता से कहाँ तक बिछाई गई, कोलकाता से रानीगंज में बीच में बिछाई गई, कोलकाता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब ये तो छोटे एग्जामों के क्वेश्चन हैं, अब ये छोटे एग्जामों को अब पूछा जाता है किस रेलवे लाइन का निर्माण किसने किया, क्वेश्चन अब यहाँ से नहीं आएंगे, क्वेश्चन अगले पॉइंट से आएंगे, ठीक है, अगले पॉइंट से आएंगे कि किसने किया, ठीक है। तो 1853 ईस्वी में जो बम्बई में बिछाई गई थी, बम्बई के बोरी बंदर रेलवे स्टेशन का नाम रखिएगा, याद रखिएगा, बोरी बंदर स्टेशन से और जो ठाणे के बीच में, ठाणे के मध्य भारत में सर्वप्रथम यात्रा का प्रारंभ किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था, यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, ध्यान रखिएगा एजेंसी का नाम, ठीक है, या कंपनी का नाम याद रखिएगा,
ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। ठीक, तो 1853 में बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन से लेकर ठाणे के मध्य में जो भारत में सर्वप्रथम यात्रा का प्रारंभ किया गया था वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। इसको किया गया था। अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। डलहौजी के समय में विद्युत तार सेवा भी आया था। तो डलहौजी के समय में प्रथम विद्युत तार सेवा कोलकाता से आगरा के बीच प्रारंभ हुई। कहाँ से बीच हुआ? कोलकाता से आगरा के बीच प्रारंभ हुई। इसका इतना इम्पैक्ट पड़ा कि 1857 की जो क्रांति हुई उसमें एक विद्रोही या कह सकते हैं एक सैनिक सिपाही ने कहा, ठीक है, 1857 के संघर्ष में एक विद्रोही ने मरते हुए कहा था कि इस तार ने हमारा गला घोट दिया। हमारा क्या कर दिया? इस तार ने हमारा क्या कर दिया? गला घोट दिया। इस तार के बारे में क्या, विद्युत तार सेवा के बारे में क्या है ये बातें कही गई थी। विद्युत तार सेवा के बारे में क्या है ये बातें कही गई। इसी के समय में 1854 ईस्वी में पहली बार क्या किया गया? डाक टिकटों का प्रचलन किया गया। पहली बार डाक टिकटों का क्या किया गया? प्रचलन हुआ। डाक टिकटों का क्या हुआ? प्रचलन हुआ। डाक टिकटों का प्रचलन का मतलब क्या था? अब 2 पैसों की दर से कहीं भी क्या हो सकता था? कहीं भी पत्र भेजा जा सकता था। कहीं भी पत्र भेजा जा सकता था। अब 2 पैसों की दर से कहीं भी पत्र क्या किया जा सकता था? भेजा जा सकता था। और इसी के शासनकाल में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया, जो कि 1857 की क्रांति का क्या है? एक कारण भी बनेगा। 1854 ईस्वी में पारित पोस्ट ऑफिस एक्ट द्वारा तीनों प्रेसिडेंसी कौन कौन सी है? बंगाल, ठीक है, तीनों प्रेसिडेंसी का मतलब बंगाल, मुंबई और मद्रास। तीनों प्रेसिडेंसियों में डाकघरों की अच्छी देखरेख के लिए क्या है? एक महानिदेशक की डाकघरों की अच्छी देखरेख के लिए, ठीक है, एक महानिदेशकों की नियुक्ति की गई। एक महानिदेशकों की क्या की गई? नियुक्ति की गई। डलहौजी का जो टाइम पीरियड था, डलहौजी के द्वारा और कार्य किए गए, तो डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण कार्य जो था, सार्वजनिक निर्माण कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था, ठीक है, एक सैनिक बोर्ड पर था। पहली बार क्या किया गया? पहली बार एक सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया। क्या है? एक सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया।
गंगा नहर का काम भी पूरा करवाया गया, गंगा नहर का कार्य भी पूरा किया गया, पूरा। आप देख रहे हैं डलहौजी में कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आ जाते हैं, ठीक है। डलहौजी में कितने सारे पॉइंट बाहर निकल करके आएंगे। 2-3 पॉइंट और हैं, इन पे भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं, एक बार और चर्चा करते हैं। वाणिज्य सुधार के अंतर्गत, ठीक है, वाणिज्य सुधार के अंतर्गत जो बात था, वाणिज्य सुधार के अंतर्गत इसने भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्या है, खोल दिया गया। भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया, व्यापार के लिए क्या कर दिया इसने, खोल दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएंगे। और इसका लास्ट पॉइंट क्या है कि 1854 ईस्वी में डलहौजी ने क्या है, लोक शिक्षा विभाग की स्थापना, लोक शिक्षा विभाग की इसने क्या की, स्थापना। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डलहौजी से, इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डलहौजी से जो निकल करके आते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो टॉपिक आएगा, अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। और भारत का यही क्या होगा, प्रथम वायसराय होगा। तो इस पे जो चर्चा करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या है अपनी चर्चा करेंगे, इस पे जो चर्चा करेंगे वो क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आशा करते हूँ ये टॉपिक बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें सारे पॉइंट, इससे बाहर एग्जाम में 1-2 पॉइंट नहीं पूछे जाएंगे। अनअकैडमी पे आप मुझे विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और उसके साथ साथ हम आपको बता देते हैं कि अनअकैडमी पर एक विशेष बैच आया हुआ है जो कि आंसर राइटिंग का है। जीएस पेपर 3 का आंसर राइटिंग का बैच है जो कि 18 जून से लाइव हो रहा है। आपके टॉप एजुकेटर के माध्यम से आंसर राइटिंग सेशन चलेगा। और जिन साथियों को 2022 को पीसीएस को टारगेट करना है वो प्री कम मेंस के हिसाब से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको आंसर राइटिंग सेशन मैं यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ाऊंगा, पूरा क्वेश्चन कवर कराऊंगा। तो उसके साथ साथ अगर आप प्लस सब्सक्राइब होते हैं तो आपको क्या मिलता है, आप अगर एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो आपको इतने सारे फीचर्स मिलते हैं। यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं, लोअर का भी, आरओ, यूपीएसआई, यूपीएससी, लेखपाल, ऑप्शनल कोड, इन सारे बैचेस को आप एक बार के सब्सक्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत आसान सा है। आप अपने सब्सक्रिप्शन को खोलिए, अपने ऐप को खोलिए, वहाँ पे आपको टाइम भी जितने समय का लेने होगा, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, आपको 10% की छूट मिल जाएगी। वीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, 10% की छूट मिल जाएगी। और उसके साथ साथ अनअकैडमी पर एक सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन बैच आया हुआ है। अगर आप बीपीएससी और यूपीएससी के एक साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए भी क्या विशेष ऑफर, तो आप इसमें वीजे लाइव कोड का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करते होंगे आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और आप वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसके लिए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, जिससे कि हम अगली वीडियो क्या है आपके लिए और बेहतर अच्छे टॉपिक पे, आपके हिसाब से जिस टॉपिक पे बनाना हो, जो उन टॉपिक को भी हम बनाते रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो बहुत जल्दी हम आपके लिए हाजिर होंगे, ठीक है।